हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो आज हम फाइनली बात करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। एनसीईआरटी सॉल्यूशन आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके पास भी एनसीईआरटी है, एग्जामिनर के पास में भी एनसीईआरटी है, तो वो यूजुअली एनसीईआरटी के अराउंड ही कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर बच्चा जो है वो स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी यूज करता है। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी में दिए गए क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट आपका अधिकतर चैप्टर कवर कर लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं या घूम के आ सकते हैं, है ना। तो पढ़ लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए एनसीईआरटी सोल्यूशन। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन निकले जा सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे हमको बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो हमारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, कई बार सिर्फ चैप्टर के अंदर अपने अपने क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, और कई बार एग्जामिनर जो है वो पीछे एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो पढ़ने की सारा कुछ अच्छे से कवर करने की जरूरत है, अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको एमसीक्यूज भी है, 30 मार्क्स वाले 30 वर्ड्स वाले क्वेश्चन भी और 120 वर्ड वाले क्वेश्चन भी है ना। तो हम तीनों की अच्छे से पूरी बात कर लेंगे, और एक इस सिंगल वीडियो में आपको पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस चैप्टर का मिल जाएगा। सिमिलरली सारे चैप्टर्स जो है वो आपको टॉपिक वाइज वीडियोस भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी मिलते जा रहे हैं, है ना। तो देखते रहिएगा और तैयारी बने रखिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। आयरन ओर इनमें से कौन से तरीके का रिसोर्स है। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो उसको पहले हिंदी में कन्वर्ट कर लो। हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो हमको एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है, और हम एक्यूरेट आंसर निकाल पाते हैं। ठीक है, तो हिंदी में कन्वर्ट करा तो क्या आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर। इनमें से कौन से रिसोर्सेज के टाइप का है आयरन ओर। ठीक है, तो अब आयरन ओर तो क्या है, एक मिनरल जो कि मेटल के फॉर्म का है ना। तो रिन्यूएबल है, बायोटिक। देखो, पहले तो अपन कोशिश करते हैं कि जितने ऑप्शन हट जाते हैं उसको हटा देते हैं। बायोटिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि बायोटिक तो लिविंग होते हैं। फ्लो में भी नहीं आ सकता, विंड वाटर आते हैं, आयरन और ऐसा है नहीं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है या फिर रिन्यूएबल है। तो देखो, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है जब हमने उस चार्ट की बात की थी, जिसके अंदर हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर में जो चार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल की बात, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इधर नेचर वाले हैं, जो नेचुरल वाले हैं, वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में अगर हम देखें तो नॉन रिन्यूएबल में भी हमने दो देखे थे, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। ठीक है, तो ऐसी चीज जो रिसाइक्लेबल हो जाती है उसके अंदर मेटल्स आते हैं ना, और मेटल्स किसके अंदर थे, नॉन रिन्यूएबल में, है ना। कि मतलब ये वापस से नहीं बन सकते। ठीक है, खत्म हो जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। हालांकि बने बनाए को थोड़ा सा मरम्मत करके हम ठीक जरूर कर सकते हैं और फिर से रीयूज कर सकते हैं, लेकिन वो रिन्यू नहीं हो सकते, है ना। तो ये किस में आ जाएगा, आयरन ओर जो है वो किस में आ जाएगा, नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ रिसोर्सेज में आ जाएगा। रिन्यूएबल तो ये कहीं से कहीं तक है ही नहीं। ठीक है, हम खोद के जमीन में से निकालते हैं ना, बहुत सारा खोदने लगे, मैं बता रही थी, तो फिर वो एक टाइम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स टाइडल एनर्जी कैन नॉट बी पुट। ठीक है, इनमें से कौन से रिसोर्सेज में टाइडल एनर्जी को नहीं रखा जा सकता। ये नॉट वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, नॉट वाले क्वेश्चन में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। टिक तो हम सही करना चाहते हैं लेकिन गलत टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, गलत ही टिक करना है। ठीक है, गलत ही टिक करना है, यानी कि जो गलत है वो हमारा सही होगा, है ना। तो नॉट को हमेशा ध्यान में रखना है कि इनमें से कौन से रिसोर्सेज में टाइडल एनर्जी को नहीं रखा जा सकता। तो या तो आपको पता हो कि किसमें नहीं रखा जा सकता, या फिर ये हो कि जिसमें रखा जा सकता है वो 3 होंगे जिसमें रखा जा सकता होगा, तो उनको एलिमिनेट कर दो, जो बचा हुआ है उसको टिक कर दो। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं, अभी तो हमको पता होगा। ठीक है, किसमें नहीं रखा जा सकता, टाइडल एनर्जी को। टाइडल एनर्जी को रिप्लेनिशेबल में रखा जा सकता है क्या, टाइडल एनर्जी, क्या टाइडल एनर्जी रिप्लेनिशेबल है, क्या टाइडल एनर्जी फिर से रिप्लेनिश हो जाएगी, सोचते हैं। ठीक है, ह्यूमन मेड में रखा जा सकता है क्या, बिल्कुल रखा जा सकता है ना। ह्यूमन मेड ही तो है टाइडल एनर्जी। हमने देखा कि ओशन है, टाइड ऊपर नीचे होते हैं, तो ह्यूमन मेड ही हमने अपने तरीके से बनाया, है ना। तो ये है, लेकिन हमको कैन नॉट पूछा है तो ये ऑप्शन में से हट जाएगा।
ठीक है। एबायोटिक है क्या? नहीं, मतलब इसमें से भी इसको हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या नॉन लिविंग नहीं है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको इसमें रखा ही नहीं जा सकता, ठीक है। एबायोटिक में तो कैसे आएगी, टाइडल एनर्जी तो अलग है, रिसोर्सेज में इसमें नहीं आ सकती, ठीक है, इसमें तो वो मेटल्स वगैरह जैसी चीजें होती है वो आती है। नॉन रिसाइक्लेबल है या फिर रेप्लेनिशेबल है, ठीक है। तो क्या टाइडल एनर्जी नॉन रिसाइक्लेबल है? टाइडल एनर्जी तो रिसाइक्लेबल है, ठीक है, मतलब उसको आप क्या कर सकते हो, वो तो बस ऊपर से आएगी नीचे आएगी, ऊपर से आएगी नीचे आएगी, ठीक है। तो ये चीज है, और मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमको लग रहा है वो रेप्लेनिशेबल है, कि टाइडल एनर्जी जो है वो क्या है, रेप्लेनिशेबल नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है, आप उसको फिर से रेप्लेनिश नहीं कर सकते, एक बार यूज करी तो जितनी यूज करी वो खत्म, ठीक है, फिर आपको नई बनानी है, एक बार यूज करी वो खत्म, नहीं बनानी है, ठीक है। तो ये क्या है, रेप्लेनिशेबल नहीं है। नॉन रेप्लेनिशेबल लिखा होता तो फिर वो हम इसको टिक नहीं करते, लेकिन ये क्या है, रेप्लेनिशेबल नहीं है, और हमको रेप्लेनिशेबल जो नहीं है उसी को टिक करना है, ठीक है। समझ में आई बात? नॉन रिसाइक्लेबल तो ये है, ठीक है, क्लियर है, रिसाइकल नहीं किया जा सकता इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? इनमें से कौन सा मेन कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का? पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कॉज कौन सा है? तो जब हमने बात की थी लैंड डिग्रेडेशन की ही, तो हमने देखा था कि बहुत सारी जगह पर अलग अलग तरीके से लैंड को यूज़ किया जाता है ना, और बहुत सारी जगह पर ऐसा है कि लैंड जो है वो काफ़ी हद तक क्या हो रही है, खराब होते जा रही है। तो उसी में हमने पंजाब में देखा था कि पंजाब में ओवर इरीगेशन के कारण, यानी कि भयंकर पानी दिए जाके पानी दे के सॉइल क्या हो गई, कई हद तक सेलाइन हो गई है ना, अल्कलाइन हो गई है, ठीक है, सैलिनिटी उसके अंदर बढ़ गया, उसकी वजह से क्या हो गया है, लैंड डिग्रेडेशन जो है वो होने लगा है, लैंड जो है वो सलाइन हो गए। तो ये ओवर इरिगेशन जो है वो इसका क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ओवर इरिगेशन, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? इनमें से कौन से स्टेट में टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है? तो देखो, टेरेस कल्टीवेशन की क्या कहानी है, जहाँ हिली एरियाज होंगे वहीं पे टेरेस कल्टीवेशन होगा, क्योंकि वहीं पे माउंटेन्स होंगे ना, उसी को काट काट के टेरेस बनाया जाएगा, प्लेन को तो काट काट के टेरेस नहीं बना सकते, है ना। तो इनमें से देख लेते हैं कौन से स्टेट में हिली एरियाज देखने को मिलते हैं। क्या पंजाब में है? नहीं। प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश, तो प्लेन से लिख दिया आगे तो उन्होंने, तो नहीं। हरियाणा में है? नहीं। उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में हमको जो है वो माउंटेनियस रीजन जैसे देखने को मिलते हैं, पहाड़ी इलाका है ना, ठीक है, तो यहीं पे होगी टेरेस फार्मिंग तो, ठीक। ऐसे जो मल्टीपल चॉइस का यही फायदा रहता है ना, बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो फिर आप बढ़िया से टिक कर सकते हो, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, या तो आपको सीधा आंसर पता हो या फिर आपको आंसर छाटना आता हो, ठीक है, तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो बन जाएगा। इनमें से कौन से स्टेट में ब्लैक सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है? तो ये तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन तो, कि मैंने आपको एक बार शॉर्ट्स में भी बताया था कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि ना कॉटन मिल जो है वो महाराष्ट्र में सेटअप हुई थी, सबसे पहली कॉटन मिल, ठीक है, बॉम्बे में। तो बॉम्बे में क्यों सेटअप हुई थी? मिल्स किस हिसाब से सेटअप की जाती थी? मिल्स ऐसे सेटअप की जाती थी जहाँ से रॉ मटेरियल पास में पड़े, ठीक है। और कॉटन किस पे उगती है? ब्लैक सॉइल पे, ब्लैक सॉइल पे कॉटन उगती है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉटन उगेगी और वहीं पे कॉटन मिल सेटअप होगी। तो जब बॉम्बे में कॉटन मिल सेटअप हो रही है, यानी कि क्या है, बॉम्बे में कॉटन बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, बॉम्बे में कॉटन ग्रो हो रही है, बॉम्बे कहाँ है, महाराष्ट्र में कॉटन बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, ये समझ सकते हैं ना अपन। अगर कॉटन बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है इसका मतलब क्या है, ब्लैक सॉइल ज़्यादा है, क्योंकि कॉटन मेनली किसके ऊपर ग्रो होती है, ब्लैक पे होती है, उसको तो ब्लैक कॉटन सॉइल ही कहा जाता है ना। तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में ब्लैक कॉटन सॉइल ज्यादा मिलती है। तो अब उसमें से कुछ भी आपको क्वेश्चन बना के आ जाए ना, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक सॉइल का बोल रहा है ना, तो हम उससे रिलेट करके क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ पे महाराष्ट्र टिक कर सकते हैं, ज्यादा बिना दिमाग लगाए, ठीक है। मेरे को तो हमेशा याद रहता है, ऐसे बंगाल का याद रहता है कि जूट वहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रो होता है, ठीक है, तो फिर वो सॉइल भी वैसी याद हो जाती है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब कौन सा आ गया हमारा, अबाउट 30 वर्ड्स में हमको इनको आंसर करना है ना। नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट, ठीक है। हमको 3 स्टेट की बात करनी है, 3 स्टेट का नाम देना है जहाँ पर ब्लैक सॉइल है, और ऐसी क्रॉप का नाम देना है जो कि ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है, ठीक है। तो हमने जहाँ पर ब्लैक सॉइल पड़ी थी वहाँ पर ही हमने बोला था कि जो प्लेट्यूज है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। और ब्लैक सॉइल में कौन सी क्रॉप ग्रो होती है? कॉटन, अभी तो बात की थी, है ना। तो अपना आंसर बढ़िया सा फ्रेम हो जाएगा। इट कवर्स प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। कॉटन इज मेनली ग्रोन इन इट, ठीक, क्लियर है ना।
आसान है बहुत, कोई दिक्कत ही नहीं है। What type of soil is found in the river deltas of eastern coast? ठीक है, किस तरीके की सॉइल पाई जाती है ईस्टर्न कोस्ट के रिवर डेल्टास पे? ठीक है, कौन सी सॉइल पाई जाती है? तो ईस्टर्न कोस्ट के रिवर डेल्टास, डेल्टास में तो हमने कौन सी बात की है? एक ही सॉइल की बात की जो कि थी एल्यूवियल सॉइल, है ना। एल्यूवियल सॉइल क्यों? क्योंकि डेल्टा क्या होता है वहाँ पे, मैंने बोला था जहाँ पर भी नदियाँ आपको सबसे ज़्यादा दिखे वहाँ पर आपको क्या मिलेगी? एल्यूवियल सॉइल मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि नदियाँ क्या करती है अपने साथ में सैंड, सिल्ट, क्ले लेके आती है और वो साइड साइड में जमा करती जाती है ना। क्लियर है? तो एल्यूवियल सॉइल मिलेगी, तो ये तो हमको यहाँ पर आ गया। अब इसी सॉइल के हमको क्या करना है? 3 फीचर देने हैं, ठीक है। तो एल्यूवियल सॉइल के क्या फीचर्स हो सकते हैं? एल्यूवियल सॉइल के बारे में तो हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा था। बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसके अंदर सैंड, सिल्ट, क्ले का जो है वो काफ़ी अच्छा एडिक्वेट प्रोपोर्शन जो है वो होता है। और क्या रहता है इसके अंदर? आप बोल सकते हो कि अपना पोटैश, है ना, मैग्नीशियम और ये सारी चीज़ें, क्या, लाइम, है ना, फॉस्फोरिक एसिड काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है ना, बढ़िया क्वांटिटी में होता है। और इसके अंदर क्या कर सकते हैं? शुगर, पैडी, वीट, और ये आसानी से ग्रो कर पाते हैं इन्हीं कारणों से, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमने एल्यूवियल सॉइल के बारे में पढ़ी थी, तो बस वही चीज़ यहाँ पर आप लिख दो। पहला तो लिख सकते हो कंसिस्ट of various proportion of cells in clay. वाह, पहला ऑप्शन सही। Alluvial soil as a whole is very fertile. Very nice, good job, Riya. Contains adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crop. Exact point NCERT में पढ़े हमने, exact point। और मैंने आपको जो स्लाइड बनाई थी उसके अंदर भी एग्जैक्ट पॉइंट लिखवाए थे, ठीक है। तो आप एक बार, इसलिए स्लाइड है ना कुछ इसी तरीके से बनी हुई है कि आपने वो पढ़ लिए, पॉइंट वाइज पढ़ लिए, क्वेश्चन कुछ भी घुमा के आ जाएगा ना, आपको याद रहेगा कि वहां पे मैंने ये पढ़ा था, मैम ने ऐसा बोला, तो फट से आप आंसर लिख पाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियोस अच्छे से कवर करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज? हिली एरियाज में सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, है ना। तो सॉइल इरोजन हिली एरियाज में क्यों होता है? टेरेस पे सबसे पहली बात तो कारण समझ लेते हैं ना, तो फिर हम रीजन भी निकाल पाएंगे, सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। टेरेस वगैरह पे प्लोइंग करना नहीं आती लोगों को, अनबर्न प्लोइंग कर देते हैं तो दिक्कत आती है, ठीक है। तो वहां पर क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो कॉन्टोर प्लोइंग करनी चाहिए, है ना। उससे क्या होगा कि जो कॉन्टोर लाइंस बन जाएंगी तो वो क्या करेंगी? वो अलाउ नहीं करेगी पानी को बहने जाने देने के लिए। दूसरी चीज, टेरेस कल्टीवेशन कर सकते हैं, स्टेप्स में काट सकते हैं उनको, है ना, तो सीधा बह के नहीं जाएगा पानी, वो स्टेप्स बड़े बड़े बन जाएंगे ना। वो हमको यहाँ से दिखने में बहुत छोटे छोटे स्टेप्स दिखते हैं, लेकिन वो काफी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। वो अपने आप में काफी अच्छी लंबी चौड़ी सी जमीन होती है, ठीक है। तो वो स्टेप्स काफी बड़े बड़े रहते हैं ना, तो वहां पे से इरोजन फिर नहीं हो पाता। तीसरा ये कि आप स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कर सकते हो, है ना। स्ट्रिप क्रॉपिंग अगर आपने करी तो उससे क्या होगा ना कि सॉइल इरोजन या विंड जो है वो बच जाएगी, विंड जो है वो सॉइल तक नहीं पहुंच पाएगी और वो बुशेस से टकरा के ही निकल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स आप लिख सकते हो। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लाइन लिखना जरूरी है। सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स और कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग स्टेप्स एज मेंशन्ड बिलो। फिर कोलन लगाए, उसके बाद में ऐसे पॉइंट्स आप लिखोगे ना तो वो सामने वाले बंदे को दिखेगा कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट क्लियर है ना। तो वो एग्जामिनर को मजा आ जाएगा कि वाह बंदे ने ढूंढ के पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। अब वो अंदर का भले ना पड़े, ये 3 पॉइंट देके वो खुश हो जाएगा और नंबर दे देगा आपको। क्लियर है? पहला क्या है? कॉन्टोर प्लोइंग। Flowing along the contour lines can decelerate the flow of water down the slope. This is known as contour flowing, है ना। contours जब बना देते हैं तो फिर वो पानी को नीचे नहीं जाने देता। दूसरा है टेरेस कल्टीवेशन। Steps can be cut out on the slope making terraces. Terrace cultivation restricts erosion, ठीक है। क्या किया जा सकता है? स्टेप्स को बनाया जा सकता है, स्टेप्स काट दो, ठीक है, ऐसे चढ़ाव जैसे बना दो और फिर उसके बाद में क्या करो, ये जो टेरेस कल्टीवेशन रहता है ये क्या करता है? इरोजन को रोकता है। तीसरा क्या है? स्ट्रिप क्रॉपिंग। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। बड़े बड़े फील्ड्स को स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जा सकता है। स्ट्रिप ऑफ ग्रास लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, जैसे क्रॉप ग्रो की फिर ग्रास की स्ट्रिप बना दी, फिर क्रॉप ग्रो की फिर ग्रास की स्ट्रिप बना दी, ठीक है। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड। इससे क्या होता है? विंड का फोर्स रुक जाता है। जैसे कि ये बड़ा लैंड है ना, अब यहाँ पे क्या की क्रॉप ग्रो कर दी, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर दी? बड़ी घास की वो लगा दी, ठीक है, फिर यहाँ पे क्रॉप ग्रो कर दी, फिर यहाँ पे क्या कर दी? घास की वो लगा दी, ठीक है। तो अब ये क्या है? घास, जब हवा आएगी तो ये घास ऊंची ऊंची है और क्रॉप तो नीचे नीचे है, तो ये घास क्या करेगी? उस हवा को रोकेगी, तो वो सॉइल जो है वो उड़ के नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो ये 3
पॉइंट्स है, आप आसानी से इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल्स। बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल दो। ठीक है, तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, बायोटिक मतलब बायो से मैंने बताया था ना जिनके अंदर लाइफ है। ठीक है, तो बायोटिक मतलब क्या है, जिनके अंदर लाइफ है, जो लिविंग है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। ये क्या हो गए, हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हो गए। वहीं ए बायोटिक क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, ऑल दोज थिंग्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ए बायोटिक रिसोर्सेज। क्या क्या आ जाएंगे इसके अंदर, रॉक्स, मेटल्स, मिनरल्स, ये आप किसके अंदर डाल सकते हो, ए बायोटिक रिसोर्सेज में डाल सकते हो। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। बात कर लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है अबाउट 120 वर्ड्स, है ना, 120 वर्ड्स वाले की बात करते हैं। अभी क्या था, 30 वर्ड्स के थे, तो आंसर अपना उस हिसाब से था, है ना। अब शॉर्ट में भी आ गए, 30, 80 में भी आ गया ना, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, 120 की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में लैंड यूज पैटर्न को एक्सप्लेन करो और बताओ व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1960 टू 1961। हमको ये बताना है कि लैंड यूज पैटर्न, पहली बात तो इंडिया में लैंड को किस तरीके से, किस पैटर्न में यूज किया जाता है। दूसरा ये कि फॉरेस्ट कवर 1960 से 1961 वाले पीरियड में क्यों नहीं इंक्रीज हुआ, है ना। तो सबसे पहला तो जो लैंड यूज पैटर्न क्या है, वो हमको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड, पास्चर लैंड, है ना, इसमें डिवाइडेड है। तो पहले तो ये टाइप लिख दिए कि ऐसे इस तरीके की जमीन हमको देखने को मिल रही है। वेस्ट लैंड में क्या क्या आ जाता है, ऐसा नहीं कि बनाया हुआ है वेस्ट लैंड, ऐसी जमीन जो रॉकी है, एरिड है या डेजर्ट एरिया है, या फिर ऐसी जमीन जहाँ पर जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज की जाती है, जैसे कि हाउसिंग हो गया, रोड हो गया और इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, तो ये हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये लैंड यूज पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है इतना। ठीक है, ऐसा लैंड यूज पैटर्न है इंडिया के अंदर। ठीक, अब ये क्यों इंक्रीज नहीं हुआ है, एग्रीकल्चर ये फॉरेस्ट एरिया क्यों इंक्रीज नहीं हुआ है, तो रीसेंट डेटा के अनुसार 54% जो है पूरे लैंड एरिया का जो कल्टीवेटेड है या फिर वो फॉलो है। ठीक है, अबाउट 54% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज कल्टिवेबल और फैलो। ठीक है, या तो 54% जो है वो कल्टिवेबल है यानी कि कल्टिवेट होता रहता है, या फिर फैलो है यानी कि एक साल से अंदर अंदर उसको या तो कल्टिवेट नहीं किया गया है। 22.5% इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, इतना पार्ट जो है वो फॉरेस्ट के द्वारा कवर्ड है, और 3% जो है वो ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है। बाकी का जो एरिया है वो क्या है, वेस्ट लैंड है विथ ट्रेसेस ऑफ मिसलेनियस कल्टिवेशन। तो इसकी वजह से जब ये इतना सारा लैंड जो है वो हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट निकलने की जो है वो जगह हमको कम ही देखने को मिल रही है। और साथ ही में हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि फॉरेस्ट का लैंड जो है वो क्यों इंक्रीज नहीं हुआ है, बिकॉज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो है वो लैंड की डिमांड एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इवन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में या डेवलपमेंट वर्क के बाद में, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ के बाद में फॉरेस्ट लैंड को काफ़ी ज़्यादा क्लियर करना पड़ा, क्योंकि हमको रहने के लिए जगह चाहिए थी। रहने के लिए जगह मिल गई तो उसके बाद में हमको खाना उगाने के लिए जगह चाहिए थी। तो हम फॉरेस्ट वाले एरिया में तो नहीं कर सकते ना, फॉरेस्ट को काटेंगे, एग्रीकल्चर लैंड बनाएंगे, तभी तो उसके ऊपर हम क्रॉप ग्रो कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए जगह चाहिए थी, इसकी वजह से क्या हुआ, फॉरेस्ट कवर नहीं बढ़ पाया। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, अर्बनाइजेशन होने लगा, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया और ज़्यादा डिक्रीज हो गया। इसके कारण ही लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज़ इंक्रीज ओनली बाय 4%, सिर्फ 4% से ही बढ़ पाया। और साथ ही साथ में लैंड के कंटिन्यूस यूज के कारण फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन ऑल्सो। ठीक है, तो देखो ये वाला जो आपके पैराग्राफ है ना, ये आपको क्या बता रहा है, पहला वाला आंसर पूरा ही समझ लो कि पहला वाला आंसर आपको बता रहा है कि किस तरीके का लैंड यूज पैटर्न इंडिया में देखने को मिलता है। वहीं ये जो दूसरा वाला पैराग्राफ है ये आपको बता रहा है कि क्यों इंक्रीज नहीं हुआ, वो रीजंस। ठीक है, तो क्या हुआ, इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद से ही हमको काफ़ी ज़्यादा रहने के लिए जगह चाहिए थी, एग्रीकल्चर करने के लिए जगह चाहिए थी, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, अर्बनाइजेशन होने लगा, इसकी वजह से फॉरेस्ट कवर इंक्रीज नहीं हो पाया, है ना। तो उसको डिटेल में लिखोगे तो इतना बड़ा पैराग्राफ बन ही जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण
ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हम क्यों कंज्यूम करने लगे। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो क्या हुई, सबसे पहली चीज़ क्या हुई, कॉलोनियल पीरियड के समय से, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स राज करते थे, तब से ही इंपीरियल पावर ने टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक सुपीरियरिटी के कारण हमारे ऊपर या हमारी कंट्री के ऊपर जो है, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करना उन्होंने शुरू कर दिया था। हम लोग टेक्नोलॉजिकली वीक थे, ठीक है, हमको चीज़ें पता थी लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी। उनके पास में टेक्नोलॉजी थी, तो उन्होंने क्या करा, हमारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना या हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर दिया। Once countries' resources were accessible to the citizen of the colonial rulers too, leading to increased consumption। इसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे उनके पास में टेक्नोलॉजी थी, वो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, तो वो हमारे रिसोर्सेज को उनके लोगों के पास में भी भेजने लगे। जब वहाँ के लोग हमारे यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग भी हमारे यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑल्सो रिजल्ट्स इन इनएफिशिएंट मशीनरी, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, टेक्नोलॉजी जब बढ़ जाती है तो फिर मशीनरी बढ़ जाती है, मशीनरी के कारण इनएफिशिएंट मशीनरी जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और कंजम्पशन भी होने लगता है रिसोर्सेज का। साथ ही साथ में जब टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है ना, तो हमारी तबीयत जो है वो भी ठीक होने लगती है, मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है ना। जब टेक्नोलॉजी है, अच्छी मेडिसिन है, अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो फिर अगर हमको कोई बीमारी भी लगती है ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने की कोशिश की जाती है, अलग अलग मशीन्स लगा लगा के, अलग अलग दवाइयाँ खिला खिला के, है ना। तो जब लोग ज़्यादा होंगे, है ना, विथ न्यू डेवलपमेंट इन मशीन एंड हेल्थ केयर, फ्यूअर पीपल डाई, है ना। अब लोग बहुत कम लोग जो है वो मरे। वैसे तो देश के लिए वो चीज़ ठीक है कि मोर्टेलिटी रेट कम ही होना चाहिए, पर उसकी वजह से फिर क्या है, चाइल्ड बर्थ जो है वो ज़्यादा होने लगे, डिसीजेज जो है वो भी ठीक होने लगी, एक्सीडेंट जो है वो ठीक होने लगे, है ना। इसके कारण जो है वो हाई कंजम्पशन रिसोर्सेज का होने लगा। अब जब जनता ज़्यादा रहेगी तो जाहिर सी बात है रिसोर्सेज तो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगी। तो बेसिकली आपको इस आंसर में क्या लिखना है कि कॉलोनियल पीरियड के बाद से ही जैसे टेक्नोलॉजिकल वो लोग उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ करा और हमारे रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल जमाना शुरू किया, तो वो अपने लोगों को भी रिसोर्सेज जो है वो हमारे यहाँ के भेजने लगे, तो उससे भी कंजम्पशन बढ़ा। फिर टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद में हम लोगों ने भी अडॉप्ट किया। अब जब हम लोगों ने अडॉप्ट की तो नई मशीन्स आई, नए स्किल्स आए, मेडिसिन आई, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक करने की कोशिश की, है ना। अगर बीमारियाँ लगी, एक्सीडेंट हुए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक रहने लगे, मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, है ना। मोर्टेलिटी रेट कम हो गया तो फिर लोग भी तो ज़्यादा रहने लगे। अब लोग ज़्यादा रहने लगे तो फिर रिसोर्सेज को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, है ना। तो यही आंसर है, ये बताता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण क्या होता है, कंजम्पशन रिसोर्सेज का अपने आप बढ़ जाता है, इनडायरेक्टली सही लेकिन बढ़ जाता है। क्लियर है, समझ में आया, आई बात की नहीं क्लियर? इतना है आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसी तरीके से सारे वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे सभी दूर अवेलेबल हो जाएंगे। हिंदी मीडियम चैनल भी हमारा बन चुका है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, समझ आया? किंडरगार्टन से 12th तक, एनटीएससी ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ एक्सेल कर सको और बढ़िया से पढ़ाई कर सको। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 वीडियो दिखाकर हम आपसे कोई सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज की डिमांड नहीं करेंगे। बढ़िया से पढ़ाई करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना, वहां पर भी नोटिफिकेशन मिलने लगे हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आपके लिए चैनल बना दिया गया है, ताकि आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहे, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलते रहे और आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? ये था हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ऐसे ही सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशन टेस्ट पेपर आपके लिए अवेलेबल है। बढ़िया से देखते रहो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। पढ़ते रहिए, मिलते रहिए अगले वीडियो में।